मैं अरबी के घर सफाई का काम करती थी। सऊदी अरब में 1000 रियाल मिलता था, पर उस अरबी ने 5000 रियाल की ऑफ़र की। 5000 रियाल का सुनकर मैंने सोचने का वक्त मांगा। कुछ दिन गुजरे तो सोचा 5000 रियाल की नौकरी कभी नहीं मिलेगी। मैंने हामी भर ली। उस रात मेरे होश उड़ गए जब उस अरबी ने मेरे साथ मेरा नाम यामिनी था। मैं सऊदी में एक फैक्ट्री में काम करती थी जहाँ पर मर्दाने कपड़े सिलते थे। मेरा काम सुपरवाइजिंग का था। वहाँ पर काम करने वाली 3 औरतों पर मुझे कड़ी नज़र रखनी थी ताकि कोई भी काम खराब ना हो। लेकिन मालिक इंतहाई कंजूस था। मेरा पूरा दिन फैक्ट्री में खड़े होकर गुजरता था। कभी मुझे सिलाई करने वाली औरतों को देखना पड़ता कि वे किस तरह से कपड़े सी रही है, कहीं कोई खराबी तो नहीं कर रही। कभी मुझे कपड़े प्रेस करने वाले के पास बहुत ज़्यादा खड़ा होना पड़ता कि ये ठीक से प्रेस कर रहा है कि नहीं। तो कभी पैकिंग करने वाली के सर पर पूरा दिन मेरा फैक्ट्री में ही चक्कर बनी रहती थी। लेकिन मेरा कंजूस मालिक मुझे महीने पर भी तनख्वाह बस 1000 रियाल ही देता था। सऊदी अरब में बहुत ही महंगाई थी, पर मुझे पाकिस्तान भी पैसे भेजने होते थे क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी लड़की थी। मैं कई बार अपने मालिक को कह चुकी थी कि मेरी तनख्वाह कुछ बढ़ा दे, लेकिन मेरा मालिक सुनता ही नहीं था। मैं सऊदी अरबी में रेंट के रूम में रहती थी जहाँ पर हम 2 लड़कियाँ एक ही कमरा शेयर करते थे, लेकिन वहाँ का खर्चा मिलाकर 500 रियाल मेरा अपना ही खर्च हो जाता था और फिर घर वालों को खर्चा भेजना होता था। इसलिए मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन मेरा मालिक एक पैसे भी बढ़ाने के लिए तैयार ना था। कहता था मैं इसलिए किसी भी पाकिस्तानी को नौकरी पर नहीं रखता, उन्हें नौकरी पर रख लो तो उनके अपने रोने शुरू हो जाते हैं। तनख्वाह बढ़ा दे, पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं, बस ये है वो है। सबके सामने मालिक मेरी बेइज्जती करके रख देता था। वहाँ पर मौजूद स्टाफ मुझे देखकर मेरी मजाक उड़ाते थे और मैं अपने आंसू पी कर रह जाती थी। मजबूर थी, इसलिए मुझे उनकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ी थी। मैं ये सोच के रह जाती थी कि अगर मेरा भी कोई बड़ा भाई होता तो आज मैं भी अपने घर में बैठी होती, यूँ बाहर मुल्क के धक्के ना खा रही होती। मैं बुरे दिल से वापस अपने कमरे में पहुंची थी तो मेरे साथ रहने वाली दूसरी लड़की मेरा खराब मूड देखकर वजह पूछने लगी। मैंने कहा कि ये मालिक लोग नौकरों को इंसान ही नहीं समझते, उन्हें लगता है कि इज्जतदार बस यही है, हम लोग उनके पास काम करते हैं इसलिए हमारी कोई भी इज्जत नहीं। जब उनका दिल चाहे हमें सुना देते हैं, सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। मैं बहुत ही रो रही थी और उससे कह रही थी। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी कि मुझे लगता है तुम्हारे मालिक ने आज फिर तुम्हें सुना दिया है। मेरी नम आंखों को देखकर वे कहने लगी। मैंने अपनी आंखों में आने वाली नमी को अपने हाथों से साफ किया और मैंने कहा मालिक ने क्या बात सुनाई है, बस किस्मत ख़राब हो तो हर कोई बात नहीं सुनता। मैं वॉशरूम चली गई। वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। रो रो कर जब मेरा दिल हल्का हुआ तो मुँह धोकर कमरे में आ गई। हम जैसे खुददार लड़कियां किसी के सामने हाथ फैलाने और आंसू बहाने को अपनी कमज़ोरी समझती है, इसलिए मैं अपने मसले खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर हल करना चाहती थी, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाकर। अभी मैं खाना खाने बैठी ही थी कि मेरी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि मैं कुछ बीमार हूँ, इसलिए मुझे खर्च कुछ ज़्यादा भेज देना, मुझे अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं। अभी मैं गेस्ट हाउस से की किराया ही पूरा नहीं किया था और माँ की बीमारी का सुनकर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा भेज दिए। मगर जब अगली रोज़ सुबह ही सुबह फैक्ट्री जाने से पहले गेस्ट हाउस के ऑनर ने कमरे का किराया कम देखा तो मुझे खूब बातें सुनाई कि मैं तुम्हें अपने गेस्ट हाउस में नहीं रखूँगा। एक तो तुम किराया सबसे आखिर में देती हो और उसमें भी इस महीने तुमने बहुत ही कम किराया भी दिया है। और मैंने उससे कहा कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है इसलिए मुझे पैसे पाकिस्तान भेजने पड़ गए हैं, अगले महीने सारे पैसे उतार दूंगी। लेकिन वे कहाँ किसी की मजबूरी सुनते थे। सुबह सुबह गेस्ट हाउस के मालिक की बातें सुनाई पड़ी, लेकिन मालिक की तेज़ आवाज़ सुनकर आसपास के कमरों के दरवाजे खुले थे। सभी मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। और उसके बाद फैक्ट्री गई तो मालिक ने अच्छी खासी बातें सुना दी कि आप अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रही है, ये मेरे हर
महीने का मसला था। मेरी माँ मुझे हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करके कोई ना कोई खर्चा बता देती थी। मेरा बजट आउट हो जाता था। कई बार तो ये भी हुआ कि मैं अपने खाने के पैसों में से भी आधे अपनी माँ को घर भेज देती थी और खुद एक वक्त भूखी रह कर गुजारती थी। माँ आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर सुनाती थी कि मैं ज़हनी तौर पर उलझ कर रह जाती। कभी कहती बिजली कट गई है, बिल नहीं भरा था, तो कभी कहती छोटी बहनों के कॉलेज की फ़ीस अब तक भरी नहीं। मैं ये सब सुनकर टेंशन का शिकार होने लगती थी। इसलिए सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, क्योंकि फैक्ट्री 7 बजे बंद हो जाती थी। लेकिन ये काम बहुत ही थका देने वाला था। खड़े खड़े मेरे पाँव कभी कभी बहुत ही सूज जाते थे। मैं थकी हुई वहाँ पर जाती, अपने लिए खाना बनाकर सो जाती थी। अपने हालात से थक कर कभी कभी माँ से बात करने को दिल चाहता तो मेरी माँ मेरी बातें सुनने की बजाय मुझे ही उल्टा सुनाने लग जाती और कोई खर्चा सुना देती थी। मुझसे छोटी 3 बहनें और थी तो कॉलेज में पढ़ती थी और मुझसे छोटी बहन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। आजकल माँ उसी के लिए रिश्ते देख रही थी, क्योंकि शादी की उम्र मेरी भी हो गई थी, लेकिन मेरी शादी की किसी को परवाह नहीं थी। मैं तो अपनी माँ की बेटी ही नहीं थी बल्कि बेटा था। मुझे ही काम करके सब कुछ करना था। अपनी बहनों की शादियाँ भी अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मेरे बारे में सोचते भी, मगर अब तो मुझे ही सब कुछ करना था। मैंने गहरी सांस ली और सोने के लिए लेट गई। मैंने कई जगह बात कर रखी थी कि अगर 8 से 9, 10 से बजे नौकरी हो तो मुझे बता दे, मैं होम ट्यूशन भी पढ़ा लूँगी, क्योंकि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। लेकिन कहीं भी नौकरी मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अभी मैं अपनी उलझनों का शिकार थी कि जब मेरी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि सानिया के लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए ताकि तुम्हारे सर से बोझ कुछ हल्का हो जाए। मैं अपनी माँ को क्या जवाब देती कि ये बोझ हल्का भी इतनी आसानी से नहीं होता। जाहिर है बहन का रिश्ता देखने का मतलब तो यही था कि मुझे अब उसके दहेज की तैयारी भी करनी थी। मैंने कहा माँ अभी रुक जाए, अभी तो घर के खर्च भी मुझसे बहुत ही मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। मैं खर्चा ज़्यादा नहीं भेज सकती। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि शादी की अभी एक ही उम्र होती है, अगर गुजर जाए तो बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने तो सानिया का रिश्ता तय कर दिया है और शादी भी वे लोग जल्दी ही करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने पूरे 6 महीनों का टाइम लिया है ताकि तुम उसका दहेज अच्छे से बना सको। मैं चाहती हूँ कि शादी में कोई भी कमी ना हो, उसे अपने बाप की याद ना सताए। मेरा यह हाल था कि मैं परेशान होकर रह गई थी। बहन के दहेज का बोझ भी अब मेरे सर पर आ पड़ा था। मैं इस कदर मजबूर हो गई थी कि मैंने अपनी तमाम जानने वालों से ये तक कह दिया था कि अगर किसी को भी नौकर की ज़रूरत हो तो वे भी मैं कर लूँगी। घर की सफाई, सब कुछ, खाना बनाना मुझे आता था, बस मुझे किसी न किसी तरह नौकरी चाहिए थी। एक बार मेरी फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत जो कि सिलाई का काम करती थी मुझसे कहने लगी कि उसकी नज़र में एक नौकरी है, लेकिन मालिक दूसरे मुल्क रहता है, कभी कभी ही घर पर आता है और जब तक उस सऊदी में रहता है तब तक उसे एक नौकरानी की ज़रूरत होती है जो घर के कामकाज कर सके। तनख्वाह भी अच्छी देगा, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ 3-4 महीने ही वह सऊदी में रहता है। मैंने सोचा कि काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे बहन का दहेज भी तैयार करना था। अगर तनख्वाह अच्छी हुई तो 3-4 महीने तक तो मैं काफ़ी कुछ बना लूँगी। मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैं मुझे उस बंगले में ले गई। मुझे बस ये देखकर हैरत हुई कि उस बंगले में एक आदमी के अलावा कोई भी नहीं रहता था। कोई औरत भी ना थी, सिर्फ एक चौकीदार था और एक ड्राइवर था। उस शख्स ने सारे घर के काम काज के लिए मुझे रखा था, लेकिन रात 8 बजे से 11 बजे तक उसी दौरान मुझे सारे काम करने थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कल नौकरी के बारे में बताऊंगी। मैं भी मान गई। इस रोज़ मैंने माँ को फ़ोन करके जब उस नौकरी के बारे में बताया तो उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। कहने लगी कि हाँ हाँ ज़रूर जाओ और जाकर नौकरी कर लो। हमारे पास जितने पैसे हुए उतने ही कम होंगे, बस तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ भेजा करो। तुम्हें तो पता है कि मैं कहाँ खुद पर लगाती हूँ, बल्कि तुम्हारी बहनों के लिए ही जोड़ कर रख रही हूँ ताकि कल को उनके काम आ सके। अब मेरे पास चंद ही महीने का तो वक्त है। अब उनका बाप तो है नहीं, सब कुछ तुम्हें ही करना है। माँ की बात सुनकर मैं गहरी सांस लेते हुए रह गई थी।
اگلے ہی دن سے میں اس عربی کے یہاں کام کرنے لگی تھی۔ صبح صبح پہلے میں فیکٹری جایا کرتی تھی اور فیکٹری پر اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد گھر آ جایا کرتی تھی، مگر اس پر بھی عربی کو اعتراض ہوتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں پورا دن ہی اس کے گھر میں کام کروں۔ جب پیسوں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ میں تمہیں 1500 ریال دوں گا، اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں اس میں ہی راضی تھی کہ کم سے کم یہاں پر میرا کھانا پینا بالکل فری تھا۔ میں کچھ ریال اپنے پاس رکھا کروں گی اور باقی اپنی ماں کو بھیج دیا کروں گی۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ اس گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، صرف جھاڑو پوچھا ہی نہیں بلکہ صاف صفائی کرنا، کھانا بنانا، مالک کی دوائیوں کا خیال رکھنا، ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں اس قدر تھک جاتی کہ میرے جسم کا ایک ایک جوڑ درد کرنے لگتا۔ میں تو رات میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ مجھے میرے پاپا یاد آنے لگتے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے ہماری زندگی کتنی آسان تھی۔ مجھے سب سے زیادہ محبت میرے پاپا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تو جیسے میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ میرے پاس تو کوئی موجود ہی نہیں تھا جس سے میں دل کی بات کر سکتی تھی۔ ایک ماں تھی جس کو کال کرتی تو وہ بھی مجھے اپنے ہی دکھڑے سنا کر فون بند کر دیا کرتی تھی۔ آج تک میری ماں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں وہاں پر کیسی ہوں، کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں، مجھے ان کی یاد آتی تھی، بلکہ وہ تو ہر وقت اپنے پاس موجود تینوں بیٹیوں کے بارے میں ہی باتیں کر کے فون بند کیا کر دیتی تھی، اور میں یہ محسوس کر کے دل ہی دل میں گھٹتی رہتی تھی۔ میں 3 مہینے سے وہاں پر کام کر رہی تھی۔ کام زیادہ تھا، محنت زیادہ تھی، میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وقت پر نہ ہی میں کچھ کھا سکتی تھی، نہ ہی سو سکتی تھی، میری رنگت بالکل سرد پڑنے لگی تھی۔ اسی مہینے جب میں نے اپنے پیسے اپنی ماں کی طرف بھیجے، پیسے جیسے ہی ان کے اکاؤنٹ میں گئے تو انہوں نے میری طرف فون کر دیا۔ میری طبیعت بہت ہی خراب تھی۔ آج تو سعودی مالک نے بھی مجھے بہت ہی باتیں سنائی تھی کہ ناشتہ کتنا بیکار بنایا ہے، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی، مجھے تو چکر سے آ رہے تھے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم پیسے بہت کم بھیج رہی ہو، تم کوئی اور نوکری کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی؟ جتنے پیسے تم نے مجھے بھیجے ہیں اس میں تو بڑی مشکل سے تمہاری بہن کا دہیج تیار ہوگا، کھانا پینے کے خرچ اور باقی سامان وغیرہ آخر کہاں سے پورا کرو گی؟ زیور بھی بنانا رہتا ہے۔ کاش ان کا باپ زندہ ہوتا تو آج حالات اتنے اچھے ہوتے۔ ماں ایک مرتبہ پھر وہی باتیں کر رہی تھی اور میں اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ بس آپ فکر نہ کریں، میں جلد ہی آپ کو پیسے بھیج دوں گی۔ یہ مالک مجھے صرف 1500 ریال دیتا ہے اور میں وہ سارے ہی پیسے آپ کی طرف بھیج دیتی ہوں۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں جو میں خود کی بخار کے لیے دوائی لے سکوں۔ اس گھر میں میرا کھانا پینا بھی فری ہے تو میں 1500 ریال ہی آپ کی طرف بھیج رہی ہوں، اب پیسے میں کہاں سے لاؤں گی؟ مگر میری ماں تو جیسے کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا اور میں ایک گہری سانس لیتے ہوئے رہ گئی تھی۔ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو یوں لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہو، کیونکہ سامنے ہی لانچ کے دروازے پر ایک نوجوان کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھی بھول چکی تھی۔ اس شخص کو تو میں نے صرف موبائل پر یا ٹی وی پر ہی دیکھا تھا، مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ شخص کبھی یوں میرے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا امیر زادہ تھا اور بہت ہی فیمس تھا۔ میں بغیر پلک جھپکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے مجھے خود کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اندر کی طرف آنے لگا۔ تبھی میرے مالک باہر آئے اور اس آدمی سے گلے لگے۔ وہ دونوں دوست تھے۔ فوراً مالک نے مجھے اچھی سی کافی بنانے کو کہا۔ وہ مجھے اس آدمی کی پسند بتانے لگے تھے۔ وہ اس قدر انگریزی میں پڑھ بول رہا تھا، میرا تو دل جیسے سینے میں ہی دفن ہو گیا تھا، مگر اسی کے ساتھ ہی ان کی نظر جو بار بار میرے وجود کی طرف ہو رہی تھی مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے تو یہ شکل صورت سے ہی کافی عجیب لگ رہا تھا، مگر آج اپنے سامنے دیکھ کر تو میں سوچ میں گم تھی، یہ حقیقت ہے؟ میں یہ بالکل اسی مجاز کے مالک ہے؟ وہ دونوں ہنس کر اپنے کاروبار کی بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے کافی لا کر ٹیبل پر رکھی تو تبھی میرے مالک کا فون آ گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ میں بھی کافی رکھنے کے بعد جیسے پلٹنے لگی تو وہ آدمی نے مجھے پکارا، سنو لڑکی۔ ان کا بلانا تھا کہ میری وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں پلٹ کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ جی صاحب جی۔ میں جس طرح اٹک اٹک کر بول رہی تھی ان کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ جو مجھ سے یہ ڈرتی کھچاتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، اور
कि कहाँ से हो तुम, अरबी हो, मगर तुम्हारा रंग ढंग से लगता है तो नहीं कि तुम कोई अरबी हो। उनकी बात और बोलने का लहजा बड़ा ही तेज़ तरार था। मैं फ़ौरन हड़बड़ा कर कहने लगी कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान से यहाँ पर काम के लिए आई हूँ। वे अपने फ़ोन पर उंगली फेरते हुए कहने लगे कि अच्छा, कितनी तनख्वाह देता है तुम्हें ये? मैंने बड़े ही डरते डरते कहा, ये मुझे 1500 महीने का देता है। ये सुनकर वे कहने लगा कि सिर्फ 1500 रियाल? इतने कम पैसों में तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? सिर्फ 20,000 रियाल तो मेरे पालतू कुत्ते का खर्चा होता है और तुम 1500 रियाल के साथ ही जी रही हो। लड़की, उसका मिजाज तो बहुत ही ऐसा ही था। वे हम मिडिल क्लास लोगों के साथ यूं ही बात किया करते थे। ये मैंने उनकी जब वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा लिया था। बहरहाल मैं सर झुका चुकी थी, जैसी थी सामने थी। मैं अपनी आंखों में आते हुए आंसू साफ करते हुए जैसे पलटने लगी तो वह आदमी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि क्या तुम मेरे घर नौकरी करोगी? मैं तुम्हें 5,000 रियाल दूंगा। 5,000 रियाल सुना था तो मेरे तो होश उड़ के रह गए थे। 5,000 रियाल कोई कम रकम नहीं होती। मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा और कहने लगी, क्या आप मुझे 5,000 रियाल देंगे? ये सुनकर एक मर्तबा फिर वे मुस्कुराया और एक अदा से कहने लगा और देखने लगा, 5,000 रियाल क्या, मैं तुम्हें 50,000 रियाल भी देने को तैयार हूँ, मगर बदले में तुम्हें मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। उसका लहजा बहुत ही अजीब था। मैंने फ़ौरन नज़र चुरा ली और बोली कि मैं आपको सोच कर बताऊंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने फ़ौरन अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहने लगे कि देखो, मैं हर काम वक्त पर करता हूँ। देरी से जवाब सुनने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए आज रात 12 बजे से पहले ही मुझे जवाब चाहिए, वरना फिर मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूँगा। तब तक मालिक आ चुका था। मैं फ़ौरन वापस किचन में चली गई और सोचने लगी। एक तो उस आदमी का मिजाज कुछ ऐसा था, मुझे अजीब सा डर लग रहा था। ऊपर से उनकी धमकी तो वैसे भी मुझे परेशान कर दिया था। मैं सोच में पड़ गई। कम से कम 5,000 रियाल मुझे किसी भी और काम में नहीं मिलने वाले थे। उस आदमी का घर तो बहुत ही बड़ा होगा, मुझे वहाँ पर नौकरी करनी होगी। मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला किया था। जैसे ही वह आदमी वहाँ से जाने लगा तो मैं फ़ौरन भागते हुए उसके पास गई और कहने लगी कि मुझे आपका काम करना है, मैं आपके पास जॉब करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। फिर कहने लगे कि चलो लड़की, अपना सामान बांध लो, हमें आज रात ही अमेरिका जाना होगा। अमेरिका का नाम सुना था कि मेरा वजूद काँप कर रह गया था। कहने लगी कि मैं अमेरिका कैसे जा सकती हूँ? तो कहने लगे कि तुम्हें मेरे साथ अमेरिका ही जाना होगा, क्योंकि मेरी अमेरिका में ही जॉब है और मैं वहीं पर रहता हूँ। बहरहाल वह फैसला तो कर चुकी थी, इसलिए मेरा ज़्यादा ही ज़रूरी था एक मर्तबा अपनी माँ को इस बारे में बताना। तो वे खुशी से निहाल हो गई थी। कहने लगी कि बेटा, देर किस बात की, तुम अमेरिका रहो या सऊदी या फिर चाहे साउथ अफ्रीका चली जाओ, मुझे तो बस पैसों से मतलब है, तो बस अपनी बहनों के लिए ढेर पैसे भेजती रहो। खैर, मैं उस आदमी के साथ अमेरिका आ चुकी थी। सऊदी और अमेरिका के माहौल में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क था। वह आदमी मुझे अपने घर ले आया और वे घर किसी महल से कम ना था। हर चीज़ बड़ी ही कीमती थी। जैसे ही मैं वहाँ पर गई तो थकावट तो मुझे हो रही थी, मगर मैं अपने 5,000 रियाल भी तो हासिल करने थे। मैंने फ़ौरन अपना सामान एक तरफ रखा और कहने लगी कि साहब जी बताएं क्या काम करना है, आपके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी? ये सुनकर तो वह गुस्से में कहने लगी कि पागल लड़की, मैं कोई तुम्हें यहाँ पर अपने घर की सफाई साफ़ करने के लिए लाया हूँ? क्या अमेरिका में नौकर कम पड़ गए थे जो मैं तुम्हें अपनी कॉफ़ी के लिए बुलाऊँगा? मेरी कॉफ़ी बनाने वाले शेफ़ अमेरिका से सबसे बड़े रेस्टोरेंट का मशहूर शेफ़ है, जो ख़ास मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर भेजते हैं, और तुम कह रही हो कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाओगी। वह आदमी तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कर चुका था। मेरी आंखों में आंसू झलकने लगे थे। तो वह कहने लगा कि मैं फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊंगा कि तुम बस नोट गिनती रह जाओगी। ऐसे कहने के बाद वह अपने कमरे में चला गया और मुझे भी एक गेस्ट रूम में ठहरा दिया। अगले ही दिन उसने पहले मेरी पढ़ाई पूछी और मुझे कुछ सवालों के जवाब लिए। उसके बाद मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाने लगा। दिल में इस तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि न जाने वे मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, आगे जाकर न जाने मेरे साथ क्या होगा। मैं तो उस शख्स पर भरोसा करके अमेरिका आ चुकी थी। मेरा पासपोर्ट भी उसी के पास था, मगर वह मुझे एक दफ्तर में ले गया था जहाँ पर कोई नौजवान लड़के लड़कियाँ मौजूद थे। कहने लगा कि लड़की, यहाँ पर तुम अमेज़ॉन का कोर्स सीखोगी, यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ सिखाई जाएगी। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम अमेज़ॉन से इस कदर मेहनत
محنت کر کے کتنا کما سکتی ہو، تمہارا یہ کورس بالکل فری میں ہوگا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ شاید وہ آدمی کو تو میں بہت ہی غلط سمجھ رہی تھی، مگر یہ تو میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ میں خوشی کے مارے رونے لگی اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ امیزون پر ایک مرتبہ جس کے قدم جم جائے وہ لاکھوں روپے کما سکتا ہے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر ایک مرتبہ وہ کہنے لگی کہ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں ہرگز نہیں پسند۔ اگر تمہیں میں نے دوبارہ روتے ہوئے دیکھا تو میں تمہیں واپس تمہارے اس عربی مالک کے پاس بھیج دوں گا جو تمہیں 1000 روپے کی ٹافی کھلاتا ہے۔ میں ہنس پڑی تھی، ان کا مزاج ہی ایسا تھا، وہ بات ہی ایسے کرتے تھے۔ میں وہاں پر گئی، 1 مہینے تک کام کرتی رہی، سب کچھ سیکھا اور پھر مالک کی نگرانی میں امیزون پر کام کرنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے ایک ہی دن میں اتنی کمائی کرنا شروع کر دی جتنی میں اس فیکٹری میں دھکے کھا کر باتیں سن کر 1 مہینے لگا کر کمایا کرتی تھی۔ اس کورس کے لیے تو مجھے امریکہ یا سعودی بھی رہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکتی تھی۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور واپس پاکستان چلی آئی۔ میری ماں اور بہنوں کا مزاج تو میرے ساتھ ویسا ہی رہا، مگر میں نے اپنی جیسی کئی اکیلی لڑکیوں اور مجبور پڑھی لکھی لڑکیوں کو روزگار بنا دیا۔ انہیں بھی یوں ہی اپنے گھر میں چھوٹی سی اکیڈمی کھول کر کام سکھانا شروع کر دیا تاکہ کل کو کوئی بھی میری طرح دھکے نہ کھاتی پھرے، پھر بلکہ عزت سے گھر پر بیٹھ کر حلال رزق کما سکے۔ تو دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔